मित्रों, आइए, आपका पुनः स्वागत है थ्रू लिटरेरी लेंस में। विनोद जी, आपका भी स्वागत है। बहुत 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 नमस्कार राजेश जी आपको। जी विनोद जी, आज हम किस पर बात करेंगे? जी, जो हिंदी साहित्य से परिचित हैं उन्होंने निश्चित रूप से एक नाम सुना हुआ है। हाँ, एकांकी के क्षेत्र में जाना माना नाम है। मनोविज्ञान की बहुत अच्छी वो जानकारी रखते हैं। बिल्कुल। उनकी कहानियाँ भी हैं और उनकी समालोचना भी हिंदी साहित्य में उपलब्ध है। और मैं इशारा कर रहा हूँ डॉक्टर राम कुमार वर्मा की ओर। जी बिल्कुल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। दोस्तों, उनकी कुछ कहानियाँ आज भी हमें मुतासर करती हैं। चाहे बरसों बीत गए हैं, जी उन बिल्कुल। कहानी करीब करीब 100 साल मान लीजिए बीत गए स्वतंत्रता से हैं। पहले की बात है कि राम कुमार वर्मा जी की कहानियाँ साहित्य के क्षेत्र में चर्चित कहानियाँ थीं। आज भी जिन्हें साहित्य की गूढ़ समझ है वे डॉक्टर राम कुमार वर्मा को पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल, उनके मनोवैज्ञानिक नाटक हों, एकांकियाँ हों जी बिल्कुल, या कहानियाँ हों, और उन्होंने तो हिंदी साहित्य का इतिहास भी भी लिखा लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो आज की कहानी उनकी ही ऐसी एक कहानी है। एकांकी तो नहीं है, वो कहानी है और उसका नाम है रात की रानी और लाल गुलाब। यहाँ इन प्रतीकों के माध्यम से जी। राम कुमार वर्मा इंसान के प्रकृति की ओर इशारा कर रहे हैं कि जैसे रात की रानी होती है, उसकी गंध तो बहुत मादक होती है। रात भर उसकी गंध जो है माहौल में घुलती रहती है, लेकिन रात की रानी का फूल दिखने में सुंदर नहीं होता। रंग रूप नहीं होता उसके पास। जी, और इसी तरह एक लाल गुलाब की कोई किस्म है जो दिखने में तो सुंदर है, पर उस गंध उतना उसका वो नहीं होता है। तो इंसान की प्रकृति भी ऐसी हो सकती है। और ये कहानी उस द्वंद्व की है कि सौंदर्य बाहरी अधिक प्रभावी होता है या मन का आंतरिक सौंदर्य जो है, इंसान के स्वभाव का जो सौंदर्य है, वो अधिक प्रभावी मानना चाहिए। जी, और कहानी का कथानक तो वैसे कोई बहुत बड़ा नहीं है। उसको जो रचा गया है कहानी को, वो एक रोहित व्यक्ति है जो पड़ोस में आता है, एक कपल के प्रकाश और जी पुष्पा, दो कपल हैं। वो पाते हैं कि रोहित बड़ा ही मिलनसार, बड़ा ही समाज सेवी किस्म का, एक डॉक्टर होते हुए भी एक एजेंट बना हुआ है व्यक्ति है, और बहुत जीवन को उन्मुक्त भाव से जीने की क्षमता रोहित के पास है। बच्चों के साथ बच्चा हो जाता है, किसी की मदद करनी है, किसी को हॉस्पिटल ले जाना है तो लिए चला जाता है, यानी किसी की कोई भी आवश्यकता बिना सोचे समझे अपनत्व की भावना से वो पूरी करता है। उसकी जो पत्नी है, रोहित की हेम पत्नी है हेम, वो रूपवती नहीं है, कुरूपा है, बाकायदा रिपल्सिव है, जी ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं देखने में, लेकिन स्वभाव की सुशील है, बड़ी गुणी है और बड़ी ही प्रेम करने वाली है, जो प्रेम करती है अपने प्रकाश जी को किसी तरह से रोहित की डायरी जी मिल जाती है बच्चों के माध्यम से। जब रोहित घर से कुछ दिन चला जाता है अचानक, और बीच बीच में रोहित घर से चला जाता है और 2-3 दिन के पश्चात वो वापस लौट आता है। हेम को भी अभी इसका अभ्यास हो गया है। तो वो डायरी पहले तो ये पता चलता है प्रकाश को अपनी पत्नी द्वारा, पुष्पा द्वारा, कि रोहित एक बड़ी संपन्न परिवार का व्यक्ति है, पर सब कुछ उसने छोड़ दिया, ऐश्वर्य छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिए, क्योंकि हेम से उसने विवाह किया। और हेम से किस परिस्थिति में विवाह किया, यह बात उसे डायरी से पता चलती है। नहीं, पुष्पा ही बताती है विनोद जी। अच्छा, पुष्पा ही बताती है। पुष्पा ही बताती है। हाँ, तो प्रकाश बड़ा उद्विग्न हो जाता है कि ये किस तरह की बात हुई। तो क्योंकि वो कुरूप थी, उनकी शादी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कर दी गई और शादी से पहले दूल्हा दुल्हन का मुख देखना चाहता था, लेकिन रोहित को पता था कि दुल्हन जो है वो कुरूप है। तो वो काम वो दूल्हा लौट जाए, दूल्हे का जो असमंजस है, हाँ, भांप लेता है। रोहित को क्रोध आता है, आवेश आ जाता है जी। तो अपने आदर्शवादिता में और आवेश में वो दूल्हा पक्ष को, वर पक्ष को वहां से भगा देता है और स्वयं प्रस्तुत हो जाता है शादी करने के लिए। तो विवाह तो हो जाता है, बात बन जाती है। लेकिन बाद में जब डायरी रोहित को मिलती है तो उसको पता, प्रकाश को मिलती है जी रोहित की, तो उससे पता चलता है कि ये कोई ऐसी एक आयामी बात नहीं है कि आपने आदर्श और आवेश में आके किसी कुरूप स्त्री से विवाह तो कर लिया, किंतु दैनंदिन जीवन में जब वो उसके मुख की तरफ, चेहरे की तरफ देखता है तो इतनी कुरूप है और वो उसकी कुरूपता को उस समय
मतलब सहन नहीं पाता, उसको जी। लगता है कि उसका गला घोट दे। जी। कभी वो सोई रहती है बिस्तर पर तो उसको लगता है उसके हाथ भी उसके गले तक जाते हैं साथ है, और लेकिन बिल्कुल उसको गला दबाते दबाते वो रुक जाता है। उसको एक विचार आ जाता है कि इस प्रकार का पाप मैं क्यों करूं। जी, लेकिन मन में एक जो है ना एक प्रकार का द्वंद्व चलता द्वंद्व रहता है चलता रहता कि है। इस प्रकार की स्त्री के साथ वो कैसे संपूर्ण उम्र बिताएगा। यहाँ तक कि कह देता है कि कुरूप लोगों को जीने का अधिकार ही क्या है? जी बिल्कुल, है ना? बड़ी आज के दौर में तो हम ये जी। समानता के जो अधिकार है उसका वायोलेशन मानेंगे, जी। लेकिन कह देता है कि कुरूप लोगों ने आत्महत्या क्यों नहीं कर लेनी चाहिए। तो ये मन का उसका अंतर द्वंद्व जो है, विवाह तो कर लिया उसने आदर्शवादिता में और आवेश में आके, लेकिन अब वो उसकी कुरूपता को खुद भी सहन नहीं कर पा रहा है, हालांकि तो वो यहाँ मानता है। तक बिल्कुल यहाँ समझना ये है कि रोहित केवल बाहरी सौंदर्य से ही अभिभूत है अभी तक। उसने कभी हेम के दिल में उतर करके उसका जो आंतरिक सौंदर्य है, उसका जो समर्पण है, उसकी जो सेवा भाव है, शायद वहां तक वो पहुंच नहीं पाया। वो मानता है कि प्रेम तो करती है, लेकिन फिर ये तर्क देता है कि मैंने तो एहसान किया उस पर, और एहसानकर्ता के प्रति जो प्रेम, तो प्रेम सच्चा प्रेम नहीं होता, और वो फिर तो एहसान तले दबी है। फिर घर छोड़कर चला जाता है और इस बार वो निर्णय करता है कि अब वो वापस नहीं आएगा, चाहे हेम सर पटक पटक के अपनी जान भी क्यों ना दे दे। तब भी नहीं आएगा। बीच में ख्याल करता है, ये सब डायरी में लिखा है उसकी, कि अपने माँ बाप के पास वापस चला जाएगा जिनको वो छोड़ आया है इस हेम की वजह से। तो वो भी एक समय पर ख्याल करता है। फिर बाद में सोचता है कि मैं क्या क्षमा नहीं कर सकता हेम को, लेकिन फिर सोचता है कि अपराध आखिर हेम का तो है नहीं, हेम तो जैसी बचपन जन्म से है वैसी है। ऐसी है। और इस बीच वो एक क्लब में जाता है जी। और वहाँ एक अत्यंत सुंदर युवती के साथ उसका परिचय होता है, बातचीत होती है, वार्तालाप होता है और ये उस युवती का सौंदर्य देखकर अभिभूत हो जाता है। उसको लगता है यही यौवन है, यही सौंदर्य है, ये रूप है, यही रूप है। और उसके जीवन में उसकी पत्नी के पास वो रूप नहीं वो है। नहीं है, और वो सोचता है कि मैं इसका अधिकारी हूँ, इस तरह का रूप यौवन पाने का मैं अधिकारी हूँ, मैं संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है, तो मैं क्यों हेम चाहे रहे न रहे, मैं तो इस युवती को प्राप्त करके रहूंगा। मैं हेम को धन तो दे सकता हूँ, अपना आप नहीं दे सकता। जी। तो यहाँ तक द्वंद्व चला आ रहा है उसके मन का, चला आ रहा है द्वंद्व जो मन का है। फिर बाद में एक दिन घर में वो जो रात्रि में शयन कक्ष में हेम से कहता है कि क्या तुम मुझे छुट्टी दे सकती हो। छुट्टी, ये शब्द बड़ा अपने आप में बड़ा सारगर्भित। इसका मतलब है कि शब्द वो है। चाहता है कि इस विवाह के बंधन से उसकी पत्नी हेम उसे मुक्त कर दे, ताकि वह किसी दूसरी सौंदर्यवान स्त्री से के साथ अपना जीवन बिता सके। या फिर छुट्टी का मतलब विनोद जी हम ऐसा भी ले सकते हैं, तात्कालिक छुट्टी, जैसा हम सर्विस से कुछ दिनों की छुट्टी लेते हैं, हाँ, और सेवा से वो कुछ बाहर दिनों की जाता ही छुट्टी रहता ले- है। और वो बाहर जाता ही रहता अब है। वो बाहर जाने के बाद क्या करता है ये कहा नहीं है लेखक ने, जी। कि इसका मतलब ही है कि वो सुंदर स्त्रियों के साथ कुछ दिन बिताता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हेम तो कहती है कि ठीक है, आप जैसा, आप तो बिल्कुल आप चाहें जो भी कर सकते हैं, वो तो पूर्णतः समर्पित है। और आपकी खुशी में उसे खुशी होती है, बोलते आप जैसा चाहे, आपको जिसमें आनंद आए, मेरे लिए वही ठीक है। तो इस प्रकार की उदारता देख करके जो है अब वो- रोहित का मन द्रवित हो उठता है और अब उसको एक नई दृष्टि प्राप्त हो जाती है। अब उसे समझ में आता है कि बाहरी सौंदर्य की अपेक्षा ये मन के उदारता का जो सौंदर्य है वो अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब ये जब कहानी समाप्त होती है तो बड़े ही एक ओपन एंडेडली समाप्त होती है विनोद जी। जी। जो प्रकाश है वो डायरी पढ़ने के बाद सोचता है कि रोहित का चरित्र एक तरह से उनकी नज़रों में, प्रकाश की नज़रों में काफ़ी गिर गया है ना, कि वो सोचता है कि इसने तो जो शादी की आदर्श प्रस्थापित किया था वो तो आदर्श पर अपने खरा नहीं उतरा, ये तो समय समय पे छुट्टी लेके हेम से या वैसे भी हाँ। चला जाता है बाहर। जी। तो फिर ये कहता है ये किस तरह की वफादारी हुई, ये किस तरह का चरित्र हुआ। तो जब आखिरी में रोहित की हंसी सुनाई देती है, दोनों की हंसी सुनाई देती है और बातचीत होती है प्रकाश से, तो कहता है कि आप तो लौट आए, तो आपके क्या समझते थे कि मैं घर से भाग जाऊंगा? जाना तो मेरा स्वभाव है, मेरी वो तो कर्तव्य है, जाना तो मैं जाता रहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा लौट आता हूँ। मुझे लगता है कि राम कुमार वर्मा एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिल्कुल, बिंदु की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसे सेमन डी बोर ने एम्बिग्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस कहा। बिल्कुल 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 सही आपने नब्ज पकड़ी विनोद जी। जी, सिमन डी बोर ने एम्बिग्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस की, जो एम्बिग्यूटी ऑफ एथिक्स कि मैं बात कही, जो उन्होंने बात एम्बिग्यूटी ऑफ कही है। एग्जिस्टेंस है जी। कि एक ही समय हम बहुत सारी चीज़ों में उलझे रहते हैं, या ये या वो नहीं होता, और बहुत सारी चीज़ें ये और बहुत सारी चीज़ें वो, उसके बीच का जो एक टेंशन है, एक जो निगोशिएट करते रहते हैं, बाउंड्रीज ऑफ वेरियस इमोशंस, वेरियस थॉट्स, तो ये एम्बिग्यूटी बनी रहती है। और इस एम्बिग्यूटी को निगोशिएट करते अपना करना। जीवन जीते रहना, यही एक कला है।
हाँ, अब ऐसा बहुत नहीं कि वो बढ़िया। हेम के साथ वफादार हो और बाहर की सौंदर्य स्त्रियों की तरफ ध्यान ही नहीं दे। ये एक चोर हो गया, एक चोर हो गया। दूसरा ये कि हेम को त्याग दे। और किसी दूसरी युवती के साथ रहे तो ये दूसरा चोर हो गया। किंतु कुछ भी करे उसके पास कहीं ना कहीं वो तनाव तो आएगा। इसलिए सही तरीका ये है कि दोनों स्थितियों को सिचुएशनल संभाला जाए और इस एम्बिग्यूटी को स्वीकार कर दिया जाए कि जीवन में एम्बिग्यूटी है। कुछ लोग उसे स्वीकार करके चलते हैं और कुछ लोग उसको अस्वीकार कर देते हैं, एथिक्स के नाम पर, मॉरलिटी के नाम पर, सामाजिकता के नाम पर, संस्कार के नाम पर। वो कहीं ना कहीं झूठ है, क्योंकि सत्य हमेशा एम्बिग्यूअस होता है। सत्य जो होता है वो बाइनरी नहीं होता, वो एक पक्षीय नहीं होता कभी भी। अब यहाँ जो एम्बिग्यूटी देखिए कि उसको दरपेश आई एम्बिग्यूटी, हेम का कुरूप होना और स्वभाव से अच्छा होना, वो रात की रानी की तरह है। रात की रानी की तरह है। तो आज हम पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट देते हैं, हम कहते हैं कुरूपता हो, कोई भी इंसान है, उतना ही प्रेम करना चाहिए। ये है हो गया हमारा एक फॉर्मल स्टेटमेंट, लेकिन वास्तविकता आज भी यही है कि लड़की अगर सुंदर नहीं है तो उसकी शादी होना दूभर। और उसके साथ जो प्रेम करता है वो बहुत ही ऊंचे ख्यालों का व्यक्ति हो सकता है, फिर भी कितना भी प्रेम करे, जब उसकी कुरूपता की तरफ देखेगा तो कहीं ना कहीं मन में तो टीस उठेगी। और ये तो स्वाभाविक है। वास्तविकता जिस तरह से राम कुमार जी ने लाई है कि शयन कक्ष में जब अति कुरूप स्त्री है तो आप शायद सेक्सुअली उतना एक्साइट नहीं हो पाएंगे या बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। ये बात स्त्रियों पर भी लागू होती है। पुरुष अगर उनकी पसंद का नहीं है तो वो भी लैंगिक रूप से उतनी उत्तेजित नहीं हो पाती। इस सच्चाई को हम झुठला नहीं सकते। और एक बात, बहुत बार ये होता है कि प्रेम में हम सामने वाले व्यक्ति पर अपना अधिकार जताना चाहते हैं, उसे अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं, उसकी स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करते। किंतु हेम से जब रोहित छुट्टी मांगते हैं तो बड़े उदारता के साथ वो छुट्टी देती हैं। ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बात है। उसके प्रेम में स्वतंत्रता है। जैसे ओशो कहता है कि यदि आप किसी के साथ संपूर्णता के साथ प्रेम करते हैं तो आप उसको स्वतंत्रता भी देते हैं। तो चाहे हेम एहसानों तले दबी हो, एक भाव ये भी हो सकता है कि मैं तो कुछ कहने के लायक ही नहीं हूँ। बिल्कुल। लेकिन एक भाव ये भी हो सकता है कि जो स्वतंत्र प्रेम वाला भाव है, हाँ, वो भी कहीं हो सकता है। तो यहाँ भी एक एम्बिग्यूटी, और वो स्वतंत्रता देती है। इसलिए शायद रोहित उस हेम को हमेशा के लिए छोड़ करके नहीं जाता, बीच में जाता है। बिल्कुल, वो बात अलग है। किंतु वापस वो हेम के पास आता है क्योंकि उसको पता है कि हेम प्रेम करती है। वो कुरूपता उसके हाथ में नहीं है। वो उसका प्रकृति का कोप हो सकता है, या आप जो भी कहे ना उसको, वो उसके हाथ में नहीं। जन्म से वो कुरूप है, उसमें कोई कुरूपता उसने ओढ़ नहीं ली अपने आप पर। जब हम सुंदर व्यक्तियों को उनके स्वभाव के अलावा भी स्वीकार करते हैं, हम जैसे भी अब लड़की दिखाई देती है कोई, ये अच्छी है, अगर देखने में अच्छी है तो हम कह देते हैं ये अच्छी है, जबकि हमें उसके स्वभाव के बारे में, गुण के बारे में कुछ नहीं पता रहता। लेकिन तब भी उसको स्वीकृति मिल जाती है। हाँ। तो इसका उल्टा भी हो कि स्वभाव की वजह से स्वीकृति मिल पाए, चाहे रूप ना हो। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं ये जो बातें राम कुमार जी ने यहाँ इस कहानी में लाई हैं, और क्या विनोद जी कहीं इस कहानी में वो ओपन मोनोगामी की तरफ इशारा कर रहे हैं? ये 1935 की कहानी है, और ये अगर समय भी हम ध्यान में रखें तो निश्चित रूप से इस दृष्टि से राम कुमार वर्मा अपने समय से आगे के कहानीकार दिखाई देते हैं। तो एक तरफ तो वो हेम के साथ अपना जो मोनोगामी है, जो वैवाहिक संबंध है, उसको बरकरार रखना चाहते हैं। जहां वो डिससेटिस्फाइड होते हैं, जहां उसे बीच बीच में सौंदर्य की दरकार होती है, तो कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाते हैं और वापस आ जाते हैं। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही एक अलग प्रकार के मैरिटल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। खुला एक पत्नी विवाह या खुला एक पति विवाह की कहीं ना कहीं झलक तो इसमें मिलती है। और दूसरा पक्ष ये भी है, जैसे हम कहते हैं रूप सौंदर्य जो है वो तो क्षणिक है। तो क्षणिक आवश्यकता तो क्षणिक रूप से ही उसका समाधान किया जा सकता है। बिल्कुल। जबकि स्वभाव तो परमानेंट है। बिल्कुल। तो इसीलिए वो जो परमानेंट रिलेशन है वो तो वहाँ है हेम के साथ, लेकिन क्षणिक रूप की आवश्यकता, क्षणिक रूप से वो जो रोहित हैं वो उसका समाधान करते हैं और इस तरह से वो अपना जीवन चला रहे हैं। तो बिल्कुल हमें नैतिकता के एक संकीर्ण बंधनों से ऊपर उठ करके इस कहानी को देखना है, और जो रोहित की जो परिस्थिति है, जो उसकी सिचुएशन है, उसे समझना है और उस दृष्टि से देखने का प्रयास करना है। तो यही लेखक की कमाल होती है कि साहित्य में हम उन द्वंद्वों को, उन विसंगतियों को हम कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हैं जो शायद जीवन में बहुत सहज रूप से स्वीकार्य नहीं होती।
और ये जो आखिरी जुमला है ना कहानी का, भागने वाली, जी। कई बार ऐसी परिस्थितियां, ये तो एक परिस्थिति रोहित की है, लेकिन ये जुमला, ये वाक्य हम कहीं भी अपना सकते हैं कि हमें भागना नहीं है अपनी समस्याओं से, लेकिन थोड़ी देर के लिए, छुट्टी जरूर थोड़े लेनी दिनों है। के लिए छुट्टी तो लेनी आप है। जैसे काम करके ताकि- बहुत थक जाएं, हाँ। तो आप काम से रिजाइन तो थोड़ी करते हैं, जॉब से बिल्कुल। रिजाइन नहीं करते, थोड़े दिनों के लिए छुट्टी छुट्टी पर ले चले लेते जाते हैं, हैं, हाँ। एंड अगेन यू कम बैक टू योर वर्क। तो इसी तरह हम अपनी समस्याएं जो हैं उनसे थोड़ी छुट्टी लेके जी, कुछ बिल्कुल। दिनों की, और वापस फिर उन्हीं बातों में आ सकते हैं। बिल्कुल। उन्हीं चीजों को मुझे लगता है handle कि कर बहुत सकते ही हैं। एक सटीक समाधान जी, रोहित ने ढूंढ लिया है अपनी समस्या का, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए समाधान हो सकता है यदि हम ओपन माइंडेड बनकर के जीवन को स्वीकार करें। और ये जो छुट्टी वाली बात पर आके बात जो रुकती है, एक बड़ा अच्छा शेर याद आ गया मुझे विनोद जी, वाह। कि वो जब रोहित कहता है शयन कक्ष में कि मुझे, क्या तुम मुझे छुट्टी दोगी, तो छुट्टी को मैं टेम्पररी छुट्टी की तरह ही जी, ले रहा बिल्कुल, हूँ, है ना? बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि तुम ही मुझे इजाजत दो, वाह वाह, मैं चाहता हूँ तुम ही मुझे इजाजत तुम ही दो। मुझे इजाजत दो कि कोई तुम्हारी तरह से गले लगाए मुझे। वाह वाह, तो- बहुत खूबसूरत। जी। और इस शेर की खूबसूरती के साथ ही आज हम भी आपसे इजाजत लेंगे, और इस वादे के साथ कि किसी और रचना को लेकर के एक बार फिर से इस चैनल पर हाजिर होंगे आपके लिए। तब तक दोस्तों देखते रहिएगा थ्रू लिटरेरी लेंस। जी।